हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 11 फरवरी 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि चाइना रीचेज अकॉर्ड विथ इंडिया ऑन एलएसी स्पैड। तो चाइना जो है एक अकॉर्ड यानी कि एक समझौते में पहुंचा है एलएसी में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और दोनों देश अपने अपने सेना को वापस ले रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इस न्यूज़ से इतना ही था, मतलब कि दोनों देश अपने अपने सेना को वापस ले रहे हैं। और मेन जो मतलब कि यहाँ पे था, 2-3 जगह था। एक गलवान वैली में था, जो भी स्टैंड ऑफ था, एक गलवान वैली में था, एक हॉट स्प्रिंग में था, है ना। ये सब जगह का नाम है, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग। एक था पैंगोंग सो लेक, और इस पे था। ठीक है, इसका एक काफ़ी बड़ा लेक है, इस कुछ इस शेप का है। तो इतना दूर जो है, इधर वाला जो पोर्शन है इंडिया के अंदर आता है, ये वाला पोर्शन जो है चाइना के अंदर आता है। तो इस लेक पे भी थोड़ा सा मतलब कि डिस्प्यूट था। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे देखते हैं कि आदित्यनाथ कमेंट इनअप्रोप्रिएट नेपाल पीएम। तो एक्चुअली भी हुआ क्या है कि एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया था कि चाइना को तिब्बत से कुछ नेपाल को कुछ तिब्बत से सीखना चाहिए। जिस तरीके से तिब्बत मतलब कि चाइना के अंडर आ चुका है अभी, पहले तिब्बत एक अलग कंट्री हुआ करता था 1950 के आसपास, अभी जो है चाइना के अंदर वो आ गया है। और उसी तरीके से एक दिन ऐसा ना हो जाए कि नेपाल भी चाइना के अंदर आ जाए। जिस तरह से चाइना के कहने पे नेपाल बार बार एंटी इंडिया बयान दे रहा है। ठीक है, ये तो हर कोई जान रहा है कि मतलब कि चाइना के कहने पे ही हो रहा है, भले कोई माने या ना माने। तो उसी के बारे में इनका कुछ कमेंट था कि उसको तिब्बत से कुछ सीखना चाहिए, और जो गलती तिब्बत ने की थी उसको दोहराना नहीं चाहिए, है ना, यहाँ पे इस तरीके से। और उसके अलावा भी कहा है कि पॉलिटिकल बाउंड्री को न देखते हुए ये देखना चाहिए कि इंडिया और नेपाल के बीच का ट्रेडिशनल या कल्चरल लिंक कैसा है, कितने हज़ार सालों से दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति किस तरीके से दोनों में इंगेजमेंट कितना ज़्यादा है ना। नेपाल शुड थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस। तो इतने दिन से जो हम लोग ने नेपाल को हेल्प किया, हर तरीके से नेपाल को हम लोग हेल्प करते हैं, उसके यहाँ डिजास्टर होता है या फिर कोई भी दिक्कत होता है तो हमारे यहाँ से दवाई जाता है, वही भी सपोर्ट जाता है। यहाँ तक आप नेपाल जाइएगा तो वहाँ के जितना रोड, जितना कॉलेज अधिकांश तक इंडिया के द्वारा बनवाया गया, फिर भी एक नमक हराम जो बोला जाता है वो नेपाल अभी कर रहा है। और कितने नेपाली सिटीजन इंडिया में रह करके रोज़गार करते हैं, बिजनेस करते हैं, यहाँ तक कि ट्रीटमेंट कराने आते हैं बिहार यूपी के एरिया में, नेको हॉस्पिटल में। फिर नेपाल के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी के ऊपर आदित्यनाथ के द्वारा कमेंट था। तो नेपाली पीएम फिर एक चाइना के मुंह बन गए हैं और बोल रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना याद रखें, नेपाल और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट है सुगौली के ट्रीटी के तहत मतलब कि किया जाता है। सुगौली का ट्रीटी 1815 के दिसंबर में साइन हुआ था और 1816 से फोर्स में आया था, मार्च 1816 से। और एंग्लो नेपाल वार हुआ था 1814 से 1816 के बीच में। इसी के बाद सुगौली का ट्रीटी साइन हुआ था, और इसमें यही बोला गया था कि काली रिवर जो होगा इंडिया और नेपाल के बीच का बाउंड्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ईडी ब्रिंग्स बैक ज्वेलरी इन पीएनबी केस। तो पीएनबी में जो घोटाला हुआ था, है ना, पंजाब नेशनल बैंक में, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी के द्वारा, तो उस पैसे से जो भी ज्वेलरी खरीदा गया था उसमें से कुछ पैसा का मतलब कुछ जो है 137 करोड़ के आसपास का जो है वापस लाया गया है ईडी के द्वारा। तो हम लोग ईडी के बारे में पढ़ लेते हैं। ईडी मेनली डील करता है इकोनॉमी लॉ को इन्फोर्समेंट कराने में, इकोनॉमिक लॉ में मेनली ये डील करता है। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1956 में। इसका स्थापना हुआ था 1 मई 1956 को, 1 मई 1956 को इसका स्थापना हुआ था। लेकिन स्थापना के समय इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट था। स्थापना के समय इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत। लेकिन 1957 में इसका नाम बदल के ईडी कर दिया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। और उसके बाद नाम बदलने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। मेनली ये इकोनॉमिक लॉ में डील करता है, इकोनॉमिक क्राइम जो होता है उसमें डील करता है। 2 कानून इसके लिए मतलब है। ठीक है, एक फेमा एक्ट 1999, फेमा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और पीएमएल एक्ट 2002, एक है पीएमएलए एक्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये दोनों लॉ में डील करता है। ते था ईडी के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे गुजरात प्राइड ग्रो एज इट नाउ होस्ट 624 गिर लायंस। तो सबसे पहले गिर लायन, जिसको हम लोग एशियाटिक लायन भी बोलते हैं, है ना, एशियाटिक लायन के बारे में बात किया जा रहा है। अभी उसका सेंसस आया है, उसका सेंसस का डाटा आया है, तो हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एशियाटिक लायन के बारे में जान लेते हैं। एशियाटिक लायन सिर्फ और सिर्फ अभी जो है गुजरात के गिर फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही जगह पाया जाता है, गुजरात के गिर फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। पूरे एशिया भर में अब कहीं नहीं पाया जाता। पहले एक्चुअली ये टर्की से लेकर के टर्की में भी पाया जाता था, सऊदी अरेबिया में भी पाया जाता था, ईरान में भी पाया जाता था, पाकिस्तान, इंडिया में इधर वेस्ट बंगाल तक पाया जाता था। ठीक है, धीरे धीरे इसका काफ़ी ज़्यादा पोचिंग किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा काफ़ी ज़्यादा शिकार होता था। इस कारण से इसका संख्या घटता गया और मात्र अभी और सिर्फ गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इतने बड़े एरिया में पाया जाता था अब इतने छोटे एरिया में पाया जाता है ना। तो यहाँ पे बताया गया, इसके सेंसस के डाटा आया। इसके याद रखिए इंडेंजर्ड है, IUCN लिस्ट में इसका मतलब कि रोल जो है इंडेंजर्ड है।
और अभी जो है पाया गया कि 674 गिर फॉरेस्ट में, मतलब कि अभी लायन की संख्या, एशियाटिक लायन की संख्या 674 है, जो पिछले साल से 29 ज़्यादा है, जो पिछले साल से 29% ज़्यादा है। ठीक है, पिछले साल जो आया था 523 लायन था, इस बार 624 है। पिछले साल मतलब कि 2000 पिछला सेंसस जब हुआ था 2015 में, 5 साल पे लायन का सेंसस होता है, टाइगर सेंसस 4 साल पे होता है। याद रखिए, टाइगर सेंसस 4 साल पे होता है, लायन का सेंसस 5 साल पे होता है। ठीक है, कल प्रधानमंत्री के द्वारा भी ट्वीट किया गया था कि इसका जो नंबर है 26% बढ़ गया है, सॉरी 29% बढ़ गया है, और इसका जो एरिया है, जितने एरिया में रहते हैं, वो 36% बढ़ गया। मतलब पहले यदि 100 किलोमीटर स्क्वायर में रहते थे तो अब 136 किलोमीटर स्क्वायर में इनका है। तो इनका रहने का एरिया थोड़ा सा बढ़ गया और इनका पॉपुलेशन भी 29% बढ़ गया। पहले जो है ये 22,000 स्क्वायर किलोमीटर में रहते थे 2015 के सेंसस के अनुसार, 2020 के अनुसार 30,000 सेंसस में 30,000 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, तो यही बताया कि 36% लगभग ये बढ़ गया है और 29% एरिया बढ़ गया। पहले इसका संख्या 523 था, अब 674 है। ठीक है, तो ये था इस न्यूज़ से। याद रखिए कि इतना इसका जो IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड है। ठीक है, इसको एक मतलब कि इसको एक बीमारी से खतरा है, उसका नाम है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। तो कई एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस कौन से जानवर में होता है, तो याद रखिएगा एशियाटिक लायन में होता है। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस कहाँ होता है, तो एशियाटिक लायन में होता है। और इसीलिए ऐसा मतलब कि एक संभावना तलाशा जा रहा था कि गिर से बाहर इसको कहीं ले जाया जाए। तो मतलब गिर में यहाँ पे 674 है, तो इसमें से कुछ लायन को निकाल करके दूसरे फॉरेस्ट में डाल दिया जाए ताकि इसका पॉपुलेशन का एरिया और बढ़े, मतलब कि जहाँ रहते हैं उसका एरिया बढ़े। और इसे एक फ़ायदा और होगा, मान लीजिए कि गिर में अभी रहते हैं और गिर में किसी तरीके का नेचुरल डिजास्टर आ गया, मान लीजिए कि फ्लड आ गया वहाँ पे, तो क्या होगा, सारे बाघ मर जाएंगे। तो यदि वहाँ पे फ्लड आ गया तो सारा पॉपुलेशन खतरे में पड़ जाएगा। तो इसको यदि 2 जगह रख दिया जाए, मान लीजिए 674 है तो 100 अलग कर दिया जाए। ठीक है, तो मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मान लीजिए इतना कि 574 किसी कारण से मतलब डेथ भी हो जाता है उस एरिया में, बाढ़ आ जाने के कारण या किसी बीमारी के कारण, तो 100 तो हमारे पास बचेंगे ना, इससे फिर हम लोग आगे बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तो इसके लिए एक जगह तलाश है मध्य प्रदेश के कूनो। ठीक है, कूनो पालपुर याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि गिर फॉरेस्ट के अलावा और कहाँ इसका संभावना है, कहाँ तलाशा जा रहा है, तो कूनो पालपुर सेंचुरी है, वहाँ पे इसको, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करने का प्लान था। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, एशियाटिक लायन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं, फॉलो WHO नॉर्म ऑन स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट के स्प्रेइंग करने में, ठीक है, जब डिसइंफेक्टेंट को छिड़काव किया जा रहा है एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में, तो WHO का जो नॉर्म उसको फॉलो किया जाए, ऐसा बोला गया है दिल्ली के द्वारा, दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। तो WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था। UN का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता था। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कशिश क्यूर फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड ऑनलाइन दिस ईयर। तभी एक फिल्म फेस्टिवल होने वाला है इंडिया में जो ऑनलाइन होने वाला है। तो पहला फिल्म फेस्टिवल होगा, फर्स्ट मेजर इंडियन फिल्म फेस्टिवल टेकिंग वर्चुअली। तो पहला ऐसा फिल्म फेस्टिवल होगा इंडिया में जो वर्चुअली हुआ होगा, मतलब वर्चुअली होगा। पहले मुंबई में मतलब कि ओरिजिनेट होना था 22 जुलाई से 30 जुलाई तक मुंबई के लिए प्लान था, लेकिन अब जो है इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, सॉरी 22 जुलाई से 30 जुलाई तक होगा ऑनलाइन, पहले मई में ही प्लान था, 20 मई से 24 मई तक। ठीक है, और यहाँ पे कई देसी और विदेशी फिल्मों को यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो कशिश याद रखिएगा, एक फिल्म फेस्टिवल क्या था, तो कशिश क्वीर फिल्म फेस्टिवल। तो मेनली इसमें LGBT जो कम्युनिटी है, ठीक है, उन पे ध्यान दिया जाएगा, उनसे रिलेटेड जो मूवी है उसको ज़्यादा यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला ऐसा फिल्म फेस्टिवल है जो वर्चुअल होने वाला इंडिया में। नेक्स्ट NIA अरेस्ट 2 फॉर थेफ्ट ऑन ब्रॉड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब ऐसा जहाज जिस पर नाव ढोया जाता है, मतलब ऐसा नाव जिस पर जहाज ढोया जाता है, एयरक्राफ्ट को कैरी किया जाता है। तो उस पर से कुछ सामान चोरी हुआ था, उसके जुर्म में 2 आदमी को पकड़ा गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं NIA के बारे में। NIA के द्वारा पकड़ा गया है उसको। तो NIA का स्थापना हुआ था 2009 में, याद रखिए NIA का स्थापना हुआ था 2009 में। 2008 में जो अटैक हुआ था ताज होटल पे जो 26/11 का अटैक हुआ था, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा फील हुआ कि हम लोग एक ऐसा स्पेशल बॉडी बना देना चाहिए जो सिर्फ टेरर कॉम्बैट को रिलेट करे, मतलब जो टेरर क्राइम को देखे। ठीक है, इसी के लिए NIA एक्ट 2008 के तहत 2009 में NIA का स्थापना हुआ। इसका मेन काम है टेरर को कॉम्बैट करना, मतलब टेरर रिलेटेड वर्क को देखना। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसके जो डायरेक्टर जनरल अभी हैं YC मोदी हैं, अभी जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं YC मोदी हैं। और अभी हाल ही में इसमें अमेंडमेंट किया गया था, अमेंडमेंट के बाद इसमें कई तरह के पावर बढ़ा दिए गए। जैसे पहले सिर्फ और सिर्फ टेरर रिलेटेड क्राइम को देखता था, इसके अलावा और भी कई क्राइम को देखता है, जैसे सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी, यदि कोई फेक करेंसी छापता है या फिर उसको सर्कुलेट करता है। मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, यदि कोई आर्म्स मतलब कि कोई भी हथियार को मतलब कि ऐसा हथियार बिना लाइसेंस के यदि इलीगल रूप से वो बेचता है या खरीदता है, मैन्युफैक्चर करता है। फिर साइबर टेररिज्म है ना,
ये सभी अब जो है NIA देश के बाहर भी छानबीन कर सकता है यदि दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट चाहे तो, ये भी इस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया है। इसके अलावा और भी इसमें अमेंडमेंट किया गया, जैसे पहले DSP से ऊपर, DSP या DSP से ऊपर लेवल का ऑफिसर जो है इंक्वायरी करता था किसी केस में, अब सब इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर भी कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ ना कुछ इसमें पावर बढ़ा दिया गया, काफ़ी ज़्यादा पावर दिया गया अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। NIA को स्टेट से परमिशन लेना नहीं पड़ता, जैसे CBI को क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है किसी केस को डील करने के लिए। जैसे स्टेट गवर्नमेंट पहले क्या करती है, CBI कैसे केस लेती है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी केस को CBI को सौंपती है कि आप इस केस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट CBI को सॉल्व करती है, मतलब सौंपती है। लेकिन NIA ऐसा नहीं है, NIA को स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बिना स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन। जैसे CBI जब किसी स्टेट में जाती है वहाँ पर कुछ छापा मारने या फिर किसी तरह का अरेस्ट करने किसी को, तो पहले स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन NIA इससे आज़ाद है। NIA मतलब कि NIA को किसी से पूछना ही नहीं पड़ता, काफ़ी पावर है इसके पास। नेक्स्ट, न्यू गाइडलाइन फॉर इंपोर्ट ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज। तो एक्जोटिक स्पीसीज के बारे में जान लेते हैं। तो जो स्पीसीज इंडिया की नहीं है, मतलब नॉन इंडिजिनस स्पीसीज, जो उस एरिया की नहीं है, तो उसको हम लोग एक्जोटिक स्पीसीज बोलेंगे, मतलब एलियन स्पीसीज भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यदि एक्जोटिक स्पीसीज को कोई इंडिया में ला रहा है तो उसके लिए नया गाइडलाइन जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और बताया गया है कि यदि कोई आदमी बाहर से एक्जोटिक स्पीसीज को ला रहा है, मतलब ऐसा स्पीसीज जो इंडिया में नहीं पाया जाता, उसको यदि ला रहा है खरीद करके या फिर किसी तरीके से, तो उसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को बताना पड़ेगा, वॉलंटरी डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, खुद डिस्क्लोज करना पड़ेगा इस बात को कि हम यहाँ से लाए हैं इस तरीके के। और क्यों नया गाइडलाइन क्यों जारी किया गया, ताकि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोका जा सके या फिर जूनोटिक डिजीज को रोका सके। जूनोटिक डिजीज क्या होता है, तो ऐसा डिजीज जो जानवर से आदमी में आ जाता है उसको जूनोटिक बोलते हैं। जैसे अभी जो कोरोना वायरस है वो भी जानवर से आया है ना, तो एक तरह का जूनोटिक डिजीज है। तो जूनोटिक डिजीज आगे कोई ऐसा ना हो और वाइल्ड लाइफ ट्रेड इलीगल वे में ना हो, इसके लिए जैसे यहाँ पे दिखा है ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ और पॉपुलर एक्जोटिक पेट, तो ये काफ़ी पॉपुलर पेट है। विदेश में अधिकांशतः लोग जो आते हैं विदेश से, इस तरह के खरीद कर लाते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि फिर साइट्स का अपेंडिक्स 1 to 3 में जो है उनको भी नहीं ला सकते। साइट्स का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो है उसको भी ट्रेड नहीं किया जा सकता। तो उसी तरीके से मतलब देख सकते हैं कि इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए और जूनोटिक डिजीज को रोकने के लिए ऐसा बोला कि जो भी एक्जोटिक स्पीसीज को इंडिया में लाएगा कोई, तो उसको पहले डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसकी जानकारी को। नेक्स्ट, बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स विल हेल्प लोकल प्लेयर्स। तो किसके द्वारा कहा गया है, नीति आयोग के एक मेंबर है VK सारस्वत, उनके द्वारा कहा है कि बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगाना चाहिए। तो बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स क्या होता है, तो एक्चुअली देखिए जैसे इंडिया में यदि कोई कंपनी वर्क करती है तो उसको कई तरह का टैक्स देना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा, मंडी टैक्स, उसके बाद क्लीन एनर्जी सेस। सेस क्या होता है, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है। उसके अलावा रॉयल्टी लेड टू एस्केलेशन ऑफ प्राइस। तो इंडिया में जैसे कोई प्रोडक्शन हो रहा है कोई कंपनी के द्वारा, तो कई तरह का उसको टैक्स देना पड़ता है। वहीं बाहर से जब कोई बन के आता है, रेडीमेड सामान बाहर से आ रहा है, तो उसको बस एक ही टैक्स देना पड़ता है, इसको बोलते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है। उसको बस इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। कहीं कहीं किसी देश के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किसी देश के साथ, जैसे जितने भी आसियान कंट्री हैं, आसियान में 10 कंट्री आते हैं, तो उनके साथ फ्री ट्रेड है। इसके अलावा और भी कई के साथ फ्री ट्रेड है, ठीक है। तो वहाँ से तो इम्पोर्ट ड्यूटी भी नहीं लग पाता है। तो इससे क्या होता है कि उनका जो होता है काफ़ी सस्ता हो जाता है, उनका जो प्राइस होता है उनके गुड्स का, उनका प्राइस काफ़ी सस्ता हो जाता है और इंडियन वाले का ज़्यादा हो जाता है, तो कोई इंडियन सामान को नहीं खरीद पाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, नीति आयोग के एक मेंबर के द्वारा सुझाव दिया गया है, अभी लगाया नहीं गया है, कि एक बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगाना चाहिए। जिसके साथ फ्री ट्रेड हो उसके ऊपर भी टैक्स लगाना चाहिए, जिसके साथ नहीं उसके ऊपर भी टैक्स, ताकि उनका सामान महंगा हो जाए, फिर हमारे सामान को लोग खरीदेंगे, है ना। तो ये था बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स के बारे में, मतलब कि बॉर्डर जब क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे एक टैक्स लगाया जाए, तो उसको बोलते हैं बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स ना। जैसे कि आप देख सकते हैं, BAT इज द ड्यूटी दैट इज प्रोपोज टू इम्पोज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स इन एडिशन टू कस्टम लेवी। तो कस्टम लेवी तो लगता ही है, उसके अलावा अलग से कुछ टैक्स लगाया जाए, तो उसको बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अरविंद टू ऑफर एंटीवायरल फैब्रिक्स। अरविंद एक कपड़ा की कंपनी का नाम है, जिस तरह से सियाराम, रेमंड से सब आता है, उसी तरह से अरविंद भी एक कपड़ा कंपनी का नाम है, और ऐसा फैब्रिक बना रहा है जो एंटीवायरल होगा, मतलब ऐसा उसके द्वारा कपड़ा बनाया जाए जो एंटीवायरल होगा, उसके पहनने से भी वायरस इंटर नहीं करेगा। तो अरविंद लिमिटेड टेक्सटाइल टू रिटेल कॉन्ग्लोमरेट है जो इंटर्ड इट टेक्निकल कोलेब्रेशन विद द स्विस टेक्सटाइल इनोवेटर HEIQ। तो एक स्विट्जरलैंड की कंपनी HEIQ, उसके साथ जो है मिल करके, और ताइवान का एक कंपनी है जिनटेक्स कॉर्पोरेशन, उसके साथ मिल करके एक स्पेशल ब्रांड बना रहा है जिसको बोलते हैं इंटेली फैब्रिक्स, ठीक है। इंटेली फैब्रिक्स बना रहा है, वो क्या होगा, तो एंटीवायरल होगा। यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी अरविंद विल ऑफर शर्टिंग एंड शूटिंग फैब्रिक, रेडीमेड गारमेंट्स एंड फेस मास्क। तो क्या क्या बनेगा, शर्ट बनेगा, उसके अलावा रेडीमेड गारमेंट बनेगा, फेस मास्क इसके द्वारा बनेगा, और काफ़ी कम समय में बाजार में लाया जाएगा, ऐसा इसका कहना है। कहा जा रहा है कि इंडिया में लगभग 1000 आउटलेट सबसे पहले खोला जाएगा, जो तो 1000 इसके आउटलेट खोले जाएंगे अभी, और
कहा जा रहा है कि इसका जो शर्ट होगा उसका कॉस्ट लगभग 2500 रुपया होगा, वहीं जो कपड़ा होगा वो 600 से 1000 रुपये मीटर के आसपास होगा। तो आई थिंक कपड़ा तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि मतलब कि इसके द्वारा वायरस पार नहीं करेगा, मतलब कि एंटी वायरस कपड़ा होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया कि इसका जो वायरस इन्फेक्टिविटी है 99.99% है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वायरस रेजिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्फोसिस मिसेज कार्बन न्यूट्रल टारगेट फॉर 2020। तो कहा जा रहा है कि इन्फोसिस के द्वारा एक टारगेट सेट किया गया था कि 2020 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। कार्बन न्यूट्रल मतलब कि कम्प्लीटली फॉसिल फ्यूल एलिमिनेट कर देंगे, हमारे यहाँ कोई भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। मतलब इन्फोसिस का जितना ऑफिस है, जितना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका, है ना, जहाँ भी उसका व्यापार हो रहा है वहाँ पर कोई कार्बन का इमिशन नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से किया जाएगा। तो उसका एक टारगेट 2020 तक, लेकिन उस टारगेट को मिस कर दिया और डेडलाइन को 21 तक बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ से। जैसे उसके द्वारा कहा गया ग्रीन हाउस इमिशन को कम करना, लो कार्बन टेक्नोलॉजी वाले ऐसे टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, उसका सोलर एनर्जी पे जाना, है ना। तो इस तरीके उसके द्वारा कई प्रोग्राम चालू किया गया था इन्फोसिस के द्वारा। तो ये भी याद रखिए किस कंपनी के द्वारा ऐसा टारगेट सेटअप किया था, तो इन्फोसिस के द्वारा सेटअप किया गया था और अभी उसका डेडलाइन 2021 तक कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रैंकिंग डू नॉट रिफ्लेक्ट लेवल प्लेइंग फील्ड। तो जैसे यहाँ पे नैक जो है, नैक जो इंडियन, जैसे आप इंडियन कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कि नैक ग्रेडेड, नैक का इतना वहाँ पे दिया गया, मैक्सिमम नैक के द्वारा 5 दिया जाता है स्कोर, ठीक है। तो नैक के द्वारा स्कोर दिया जाता है, मतलब नैक एक तरह से रैंकिंग करता है इंडियन इंस्टीट्यूशन को, सिर्फ इंडिया के अंदर ही, ठीक है। तो उसके जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कहा गया है कि कल जो क्यूएस का रैंकिंग आया था जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट का रैंकिंग काफ़ी नीचे चला गया है पिछले साल के मुकाबले, तो उसी के ऊपर इनके द्वारा कहा गया कि रैंकिंग जो है अच्छे से नहीं निकाला गया है। और इनके द्वारा एक चीज़ और ऐड करने के लिए बोला है कि इसमें ये भी ऐड करना चाहिए कि कहाँ का एजुकेशन कितना सस्ता है, एजुकेशन का कॉस्ट भी ऐड करना चाहिए, है ना। यदि एजुकेशन का कॉस्ट ऐड किया जाता है तो हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा इनके द्वारा कहना है। और भी इनका कहना है कि जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट में जो भी पढ़ते हैं और जब पास आउट होते हैं तो कितना उनको एम्प्लॉय मिलता है, ये भी देखना चाहिए कि कितने लोग को रोजगार मिलता है। जैसे इंडियन जो पास आउट होते हैं IIM से होते हैं या फिर IIT से जो पास आउट होते हैं, विदेशों में काफ़ी बड़े बड़े पैकेज में उनको रोजगार मिलता है ना। तो वही बात यहाँ पे दिखाया गया है कि उनको ये देखना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ से जो निकल रहे हैं लड़के पढ़ करके उनको कितना रोजगार मिल रहा है और दूसरे जगह से पढ़ रहे हैं उनको कितना का रोजगार मिल रहा है, तो ये भी देखना चाहिए, इसको भी इसमें ऐड करना चाहिए, है ना। तो वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्टिव केस का संख्या डिस्चार्ज के केस से कम हो गया। रेड कलर का जो है डिस्चार्ज 1,35,000, मतलब इतने ठीक हो गए हैं, और एक्टिव केस है 1,33,000। तो पहली बार इस तरीके से हुआ है कि इतना, मतलब कि डिस्चार्ज केस का संख्या ज़्यादा हो चुका है एक्टिव केस से, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे GM सीड के बारे में, GM सीड किसको बोलते हैं, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो GM सीड है उसके ऊपर डिबेट है, क्यों इसको कोई लोग बोना चाहते हैं, कोई नहीं बोना चाहते हैं, सरकार क्या कहती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड के एजिटेशन, मतलब उसके विरोध में बोला गया कुछ कृषकों के द्वारा, इन द करेंट खरीफ सीजन फार्मर वुड अंडरटेक मास सोइंग ऑफ GM सीड फॉर मेज। तो कहा जा रहा है कि लेकिन कुछ किसान जो है इस खरीफ सीजन में GM सीड का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बुआई करेंगे, खास करके मकई, सोयाबीन, मस्टर्ड, ब्रिंजल और हर्बिसाइड टॉलरेंट जैसे बीटी जो होता है ना, ये बैक्टीरिया टॉलरेंट होता है। जैसे बोला जाता है GM में तो कई तरह के आ गया, जैसे होता है बीटी कॉटन क्या है, बीटी ब्रिंजल क्या है, तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस है, मतलब कि उसको बैक्टीरिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके प्लांट पर। उसी तरह से हर्बिसाइड टॉलरेंट आजकल आ रहा है, ठीक है। हर्बिसाइड टॉलरेंट उसको HT बोला जाता है, HT कॉटन। इस पर हर्ब्स जो आते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट कीड़े मकोड़े लगते हैं उसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वहीं बताया जा रहा है कि ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अंदर आते हैं। वाई आर जेनेटिकली मॉडिफाइड शिफ्ट, तो क्या करें कि होते क्या हैं, तो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स क्रॉस स्पीसीज ऑफ सेम जीनस टू प्रोवाइड द ऑफस्प्रिंग विद डिजायर्ड ट्रेट्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। जेनेटिकली इंजीनियरिंग एम टू ट्रांसेंड द जीनस बैरियर बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एलियन जीन इन द सीड टू गेट डिजायर्ड इफेक्टिव। तो क्या कह रहा है कि किसी सीड को इस तरीके से बनाना कि आदमी अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर दे। जैसे आदमी यदि चाह रहा है कि ऐसा सीड तैयार करे जिसमें बैक्टीरिया का कोई प्रभाव ना हो, ठीक है, तो उसको उस तरीके से उसके सीड के जीन में इस तरीके का मॉडिफाई करेगा, तो उसी को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलते हैं। द एलियन जीन कुड बी फ्रॉम अ प्लांट और एनिमल और इवन अ सॉइल बैक्टीरियम। तो जो एलियन जीन होगा जो डाला जाएगा सीड के अंदर, वो दूसरे प्लांट से हो सकता है, किसी एनिमल से हो सकता है, या फिर यहाँ तक कि सॉइल में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उससे भी हो सकता है। बीटी कॉटन की बात यहाँ पे, बीटी कॉटन द ओनली GM क्रॉप दैट इज अलाउड इन इंडिया। बीटी कॉटन ही सिर्फ इंडिया में अलाउड है, बीटी कॉटन ही इंडिया में अलाउड है। बाकी किसी दूसरे क्रॉप का जेनेटिकली मॉडिफाइड लगाना, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना कि मेज, सोयाबीन, मस्टर्ड, ब्रिंजल, ठीक है, तो इसका विरोध कोई क्यों करता है, कोई क्यों नहीं करता है, कोई इसका सपोर्ट करता है, कोई विरोध करता है। किसान भी इस पे दो हिस्से में क्यों, तो जिनको बीटी कॉटन तक
एक्सेस है, मतलब जिनको बीटी कॉटन का सीड मिल जाता है, जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन का सीड मिल जा रहा है तो वो तो इसको सपोर्ट करेंगे, और जिनको नहीं मिल पा रहा है उनको वो इसको विरोध करेंगे, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं ना है। जैसे सिर्फ बीटी कॉटन ही मार्केट में अवेलेबल है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा इसी को अलाउ किया गया, ठीक है। तो इलीगल ट्रेड इसका काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो वहीं बताया गया कि बीटी कॉटन ही एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो इंडिया में अलाउड है। हैज़ 2 एलियन जीन्स फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम, इसमें 2 एलियन जीन है, एक सॉइल बैक्टीरियम में से, ठीक है। डेट अलाउ क्रॉप टू डेवलप ए प्रोटीन टॉक्सिक टू द कॉमन पेस्ट पिंक बॉलवर्म। तो क्या कह रहा है, उधर एक पेस्ट था जिसका नाम था पिंक बॉलवर्म, उसके प्रति रेजिस्टेंस इसमें मतलब कि जनरेट हो गया। HTBT यानी कि जो था हर्बिसाइड टॉलरेंट और बैक्टीरिया टॉलरेंट। ऑन द अदर कॉटन डिराइव्ड विद द इंटरसेक्शन ऑफ एडिशनल जीन फ्रॉम अनदर सॉइल बैक्टीरियम, तो दूसरे सॉइल बैक्टीरियम के जीन को इसमें डाल करके अलग तरह का बनाएगा। उसी तरह से बीटी ब्रिंजल है, इसमें भी इसी तरह से है कि रेजिस्ट अटैक ऑफ फ्रूट एंड शूट बॉर्नर। इन DMH11 मस्टर्ड, तो मस्टर्ड का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का नाम है DMH11, डेवलप्ड बाय दीपक पेंटल एंड कलीग इन द साउथ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन अलाउ क्रॉस पोलिनेशन एंड क्रॉप दैट सेल्फ पोलिनेट इन नेचर। तो इसके अंदर क्या है, तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है, तो जैसे नॉर्मली पोलिनेशन किसी इंसेक्ट के द्वारा करवाया जाता था, अब उसका कोई रोल यहाँ पे नहीं रहता है इसमें। अक्रॉस द वर्ल्ड GM वेरिएंट्स ऑफ मेज, तो पूरे दुनिया में कई GM वेरिएंट्स अवेलेबल है मकई के, जैसे GM वेरिएंट मकई का मेज का काफ़ी ज़्यादा USA में यूज होता है। नेक्स्ट भारत लीगल पोजीशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इंडिया में लीगल पोजीशन क्या है, तो इन इंडिया द जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC एक अपेक्स बॉडी है जो इसका कमर्शियल रिलीज अलाउ करती है ना। तो उसके लिए कौन बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, GEAC जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। और ये 2002 में GEAC हैज अलाउड द कमर्शियली जो बीटी कॉटन, 2002 में बीटी कॉटन को अप्लाई किया गया था। मोर देन 95% ऑफ कंट्री कॉटन है सिंस देन कम अंडर बीटी कॉटन। तो इसको अप्लाई किए हुए लगभग 20 साल होने वाले हैं, 18 साल तो हो ही गया है, तो इसलिए अब पूरे देश में लगभग अवेलेबल है। यूज ऑफ द अनअप्रूव्ड GM वेरिएंट कैन अट्रैक्ट अ जेल टर्म ऑफ 5 ईयर, लेकिन यदि अब बाकी दूसरे क्रॉप का यदि GM वेरिएंट बोया जाता है, ठीक है, जैसे मेज का, ब्रिंजल का, सोयाबीन का, तो 5 साल का जेल हो सकता है और 1 साल का जो है फाइन भी किया जा सकता है अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1989। नेक्स्ट ऑफ हायर फार्मर रूटिंग फॉर GM क्रॉप, द फार्मर क्यों बोना चाहते हैं, इन द केस ऑफ कॉटन फार्मर साइड द हाई कॉस्ट ऑफ वीडिंग विच गोज डाउन कंसिडरिंग इट इफ दे ग्रो HTBT कॉटन। तो कहा जा रहा है कि जैसे नॉर्मली यदि कॉटन उगाते तो उनका जो कॉस्ट होता है ज़्यादा हो जाता है, बीटी कॉटन में थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, कम एक्चुअली नहीं होता है, कॉस्ट तो बढ़ ही जाता है लेकिन प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इसके कारण से कॉस्ट वहाँ पे कम पड़ने लगता है। ब्रिंजल ग्रोवर्स इन हरियाणा हैव रूटेड फॉर बीटी ब्रिंजल इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी कटिंग डाउन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड। जैसे पेस्टिसाइड पे जो खर्च आता था वो तो अब नहीं आता है बीटी ब्रिंजल या बीटी कॉटन में, तो वो पैसा बचता है, प्लस प्रोडक्शन बढ़ जाता है क्योंकि कोई बीमारी तो होता नहीं। अनऑथराइज्ड क्रॉप्स आर वाइडली यूज, तो कई तरह से इलीगल क्रॉप रोपा जा रहा है ना। इंडस्ट्री एस्टिमेटेड डेट ऑफ 4 to 4.5 करोड़ पैकेट ईच ऑफ बीइंग 400 ग्राम ऑफ कॉटन सोल्ड इन द कंट्री, 50 लाख of the unapproved HTBT cotton. Haryana has reported farmer going beating brinjal in pockets which has caused a major agitation there. तो कई जगह ऐसा देखा गया है कि उगाया जाता है ना, तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि कितने हर गांव में गवर्नमेंट तो जा नहीं सकती देखने के लिए। तो इन जून लास्ट ईयर इन मूवमेंट मेड बाय शेतकारी संगठन इन अकोला डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र मोर देन 100 फार्मर डिफाइड द गवर्नमेंट एंड सोल्ड HTBT कॉटन। तो कहा जा रहा है कि अकोला डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से HTBT कॉटन, जैसे याद रखिएगा HTBT कॉटन भी इलीगल है, सिर्फ बीटी कॉटन ही एकमात्र लीगल है, ठीक है। इन्वायरमेंटलिस्ट आर्ग्यू दैट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑफ GM क्रॉप इज टू बी स्टडीड एंड दिस शुड नॉट बी रीच्ड कमर्शियली। तो कहा जा रहा है तो गवर्नमेंट इसको मना क्यों करती है, तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरणविद हैं, उनका कहना है कि इसका क्या इफेक्ट होगा समाज में, है ना, इसका इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट होगा यह अभी नहीं पता है, इसलिए इसको भी कमर्शियली अवेलेबल नहीं कराना चाहिए। हो सकता है कि आदमी के लिए हार्मफुल भी हो, भले प्रोडक्शन बढ़ रहा हो। नेक्स्ट व्हाट इज द मूवमेंट अबाउट, तो मूवमेंट है किस लिए, तो मूवमेंट यह है कि बाकी सारे जितना भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है सबको यहाँ पे लीगल बना दो, है ना, क्योंकि दूसरे कंट्री में तो लीगल है, ठीक है, और जितने और नए नए तरह के हर फसल पे लाओ, ये मेनली इनको कहना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे द स्ट्रेटजी ग्रोथ टू DBO का मतलब होता है यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, एक जगह का नाम है दौलत बेग ओल्डी, ये यहाँ पे है, जैसे आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे है दौलत बेग ओल्डी जो है, ठीक है, यहाँ पे है। ये इंडियन टेरिटरी का देखा जाए तो लद्दाख की तरफ से सबसे नॉर्दर्स्ट पॉइंट है, जैसे यहाँ से अक्साई चीन ऐसे कट जाता है ना ऐसे, और फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से ये वाला कट जाता है, क्या बोलते हैं, POK वाला जो हिस्सा है, ठीक है, और यहाँ पे सक्षम वैली है जो POK पाकिस्तान जो है चाइना को गिफ्ट कर चुका है छोटा सा, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ नॉर्थ वाला जो यहाँ पे हिस्सा होता है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट बन जाता है लद्दाख वैली में, ठीक है, तो उसी जगह का नाम है दौलत बेग ओल्डी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी रोड बनवाया जा रहा था, रोड हालांकि काफ़ी पहले से बन रहा है, 20 साल से बन रहा है, लेकिन इंडिया वहाँ पे सक्सेस नहीं कर पा रहा है, क्यों, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे वहाँ पे रोड बनाना पड़ रहा है इसलिए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि
ऑफ द पॉसिबल ट्रिगर साइटेड फॉर पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना के आर्मी का नाम है PLA, पीपल लिबरेशन आर्मी, टारगेटिंग ऑफ इंडियन टेरिटरी अलोंग द LAC इन ईस्टर्न लद्दाख, द कंस्ट्रक्शन ऑफ 255 किलोमीटर लॉन्ग डारबक सियोक दौलत बेग ओल्डी। तो दौलत बेग ओल्डी को सियोक वैली से जोड़ा जा रहा है, जो 255 किलोमीटर लंबा रोड है, एक ऑल वेदर रोड है। मेन प्रॉब्लम चाइना को इसी से है कि रोड बना रहा है इंडिया। ये रोड जो LAC के एकदम पैरेलल जाता है, लगभग 13,000 से 16,000 फीट पे, और BRO के द्वारा बनवाया जा रहा है। BRO का स्थापना 1960 में हुआ था। हम BRO के बारे में 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किए थे, है ना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ, याद रखिएगा, ये मतलब कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है BRO जो है। 1960 में इसको बनाया। इसका मेन काम क्या है? तो बॉर्डर रोड बनाना, बॉर्डर एरिया में रोड बनाना। इसके अलावा जो फ्रेंडली नेशन है वहाँ भी इसके द्वारा रोड बनवाया जाता है BRO के द्वारा। 7 मई 1960 को इसको बनाया गया था। इंडिया में 21 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में वर्क करता है। तो मेनली ये जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में वर्क करता है काफ़ी ज़्यादा। तो BRO के द्वारा इसको बनाया गया था। DBO जो है नॉर्दर्न मोस्ट कॉर्नर है इंडियन टेरिटरी का, लद्दाख में, ठीक है। इसको आर्मी पैरेलेंस के नाम से भी जाना जाता है। DBO इज द वर्ल्ड हाईएस्ट एयर स्ट्रिप। तो DBO में जो है सब दुनिया का सबसे ऊंचा हाई एयर स्ट्रिप है, ठीक है। ओरिजिनली बिल्डिंग ड्यूरिंग 1962 पर 1962 की लड़ाई के समय ही वो बना दिया गया था, लेकिन बट अबेंडेंड एंटिल 2008। लेकिन 2008 तक उस पर कोई काम, मतलब कि 1962 में एक्टिव हुआ था, उसके बाद 2008 तक इस पर एक मतलब कि बंद अवस्था में ही रहा है। व्हेन इंडियन एयरफोर्स रिवाइव्ड इट ऑन द मेन एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 2008 में इसको एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में डेवलप किया गया, ठीक है। इन अगस्त 2013 IAF क्रिएटेड हिस्ट्री बाय लैंडिंग वन ऑफ न्यूली एक्वायर्ड लॉकहेड मार्टिन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट DBO ALG। तो कहा जाए 2013 में एक हिस्ट्री क्रिएट किया गया IAF के द्वारा, वहाँ पे एक नया विमान को उतार करके, है ना, मतलब कि दिखा करके अभी भी इसमें एयर स्ट्राइक काम करता है, ये दिखाना था। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज एक्नॉलेज द लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज ट्रूप्स हैज मार्च्ड अलोंग द LAC एंड कम ए लिटिल फर्दर दैट यूज्ड टू अर्लियर। तो कहा जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि LAC के काफ़ी नज़दीक मतलब चाइना अपना सेना को भेज चुका है, और सिचुएशन डिफरेंट है पहले के मुकाबले, ठीक है। द चाइनीज बिल्डअप अलोंग द गलवान रिवर वैली रीजन ओवरलुक्स एंड हेंस पोसेज अ डायरेक्ट थ्रेट टू DSBT। तो कहा जा रहा है कि गलवान रिवर वैली के आसपास चाइना के आ जाने से मतलब इस रोड पे थ्रेट था। तो अभी जो हालांकि म्यूचुअल डीएस्केलेशन हो चुका है, मतलब दोनों तरफ से अपने सेना को वापस लिया जा चुका है, लेकिन ये रोड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और चाइना इस पर मतलब कि चाइना तो बोल नहीं सकता ना कि हम इंडिया तक अब क्या करेंगे, क्योंकि तो इंडियन टेरिटरी में, लेकिन उसको एक खतरा है कि यहाँ पे रोड जब बन जाएगा तो सैनिक आसानी से यहाँ पहुँच जाएगा अभी, ठीक है। तो DBO इटसेल्फ इज लेस दैन 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द LAC एट अक्साई चीन। तो अक्साई चीन के लगभग 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ है DBO, ठीक है। अब मिलिट्री आउटपोस्ट वाज क्रिएटेड DBO इन द रिएक्शन टू चाइनीज ऑपरेशन ऑफ अक्साई चीन। तो यहाँ पे मिलिट्री आउटपोस्ट कब बनाया गया था? 1962 के वार में, जब नेहरू जी के द्वारा लड़ाई हार जा चुका था इंडिया के द्वारा, और अक्साई चीन बन गया था वहाँ पे, है ना। लगभग 37,000 किलोमीटर का एरिया चाइना के द्वारा हड़प लिया गया था इंडिया के लीडरशिप में कमजोरी होने के कारण। और उस समय उसके बाद फिर DBO में मतलब पोस्ट बनाया गया, क्योंकि पहले तो इधर का पूरा हिस्सा जो था मतलब कि इंडिया का ही था, तो बीच में चेक पोस्ट बनाने का कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी यहाँ बताया जा रहा है कि इसका और भी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, क्योंकि POK वाले एरिया से भी जुड़ता है। जैसे POK जहाँ पे ख़त्म होता है ना, आप यहाँ पे मैप में देखेंगे अच्छे से, तो POK कुछ इस तरीके से POK यहाँ से चालू होता है ऐसे थोड़ा सा, और ऐसे जाता है, यहाँ पे POK लास्ट होता है रफली, और अक्साई चीन यहाँ पे लास्ट होता है। तो यहाँ पे इधर पाकिस्तान भी है और इधर चाइना है और यहाँ इंडिया, तो एक तरह से ट्राई जंक्शन क्रिएट हो जाता है इनडायरेक्टली, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है। चाइना इसलिए इसको मान रहा है क्योंकि यदि इंडिया के किसी दिन इस वाले एरिया पे कब्जा कर लेता है, क्योंकि POK आज न कल कभी तो होने वाला ही है इंडिया का, है ना, क्योंकि इंडिया के तो हैं ही वो, तो फिर चाइना का एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इस एरिया से पास करता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसके ऊपर खतरा आ जाएगा। और चाइना इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, इसलिए चाइना भी नहीं चाहता कि एरिया इंडिया को जाए, क्योंकि उसका फिर चाइना पाकिस्तान के साथ कट ऑफ हो जाएगा कंप्लीटली, उसका रिश्ता टूट जाएगा पाकिस्तान के साथ, कोई डायरेक्ट लिंक बचेगा नहीं, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ से। नेक्स्ट है कि हाउ गुजरात एस्टिमेटेड इट्स लाइन पॉपुलेशन विदाउट होल्डिंग अ सेंसस। जैसे हम लोग पढ़े अभी कि गुजरात में पॉपुलेशन का काउंटिंग किया गया है, तो गुजरात में किस तरीके से काउंटिंग किया है, किस आधार पर काउंटिंग किया है। जैसे अभी 674 है, पहले 523 था। तो सेंसस 5 साल पे होते हैं, लेकिन इस बार सेंसस नहीं हुआ है, ठीक है। पिछला सेंसस 2015 में हुआ था। तो कंडक्शंस ऑन एवरी 5 ईयर द लाइन सेंसस ड्यू ऑन 5-6 5 से 6 जून तक ये होना था 2 दिन में, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि जितने भी यहाँ सिपाही है फॉरेस्ट रेंज के सब कोविड-19 के कारण बाहर हैं, ठीक है, कोई ड्यूटी कर रहे हैं, कोई घर में है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वाइट्स NGO। तो इसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के NGO एक्सपर्ट को बुलाया गया, जो वाइल्ड लाइफ इंथुसियास्ट उनको बुलाया गया ट्रांसपेरेंसी के लिए कि किस तरीके से काउंट करते हैं। काउंटिंग करने का कि यहाँ पे पहले एक मेथड था, हालांकि ये मेथड नया नहीं है, पूनम अवलोकन एक मेथड है काउंटिंग करने का। पूनम अवलोकन का मतलब क्या होता है? पूनम यानी पूर्णिमा, फुल मून डे, है ना, जिस दिन पूर्णिमा होता है। अवलोकन यानी कि निरीक्षण करना।
तो पूर्णिमा के दिन अवलोकन करना, उसी को पूनम अवलोकन बोला जाता है। विच इज अ मंथली इन हाउस एक्सरसाइज, जो हर महीने किया जाता है। जैसे काउंटिंग तो 5 साल पे होता है ना सेंसस, लेकिन पूनम अवलोकन हर महीने किया जाता है। हर महीना का जब पूर्णिमा आता है उस दिन किया जाता है। उस दिन क्या होता है, फील्ड स्टाफ और ऑफिसर जो है 24 घंटा मतलब कि लायन पर निगरानी रखते हैं और वहाँ से उसके लोकेशन को ट्रैक करते हैं, कहाँ कहाँ घूमता है, और उसके बाद एक काउंटिंग किया जाता है। ठीक है, तो इसी पूनम अवलोकन के आधार पे बताया गया कि इतने टाइगर हैं। ठीक है, जितने भी डिवीजन में मतलब कि जितने डिवीजन में काउंट पूनम अवलोकन, हालांकि सारे डिवीजन में नहीं होता। जैसे गुजरात में इसके लिए 10 डिवीजन, आई थिंक 13 डिवीजन बनाए गए हैं। ठीक है, तो गिर फॉरेस्ट को 13 डिवीजन में बांटा गया है, तो सारे डिवीजन में पूनम अवलोकन नहीं होता था। ठीक है, किसी खास डिवीजन में होता था, लेकिन इस बार क्या किया गया, सारे डिवीजन में पूनम अवलोकन कर लिया गया। ठीक है, जितना भी डिवीजन था 13 डिवीजन, सब में पूनम अवलोकन कर लिया गया। तो एक तरह से इनडायरेक्टली काउंटिंग हो गया ये। ठीक है, और अब कहा जा रहा है कि हाउ इज ऑब्जर्वेशन डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर सेंसस। तो रेगुलर सेंसस से डिफरेंट कैसे है, तो लायन सेशन इन्वॉल्व लार्ज पार्टिसिपेशन, अराउंड 2000 ऑफिसर, एक्सपर्ट एंड वॉलंटियर्स वर इन्वॉल्व। 2015 में जो सेंसस है उसमें लगभग 2000 लोग आए थे, 2000 लोग मिलकर किए थे, लेकिन इस बार जो 1400 स्टाफ्स के द्वारा ही कर लिया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो है लाइन ऑब्जर्वेशन जो एक इन हाउस एक्सरसाइज था, प्रॉपर सेंसस नहीं था, उसी को सेंसस मान लिया गया है, तो भी उससे डिफरेंट है। देखा जाए पहला लायन सेंसस कब हुआ था, तो जूनागढ़ के नवाब के द्वारा 1936 में करवाया गया था, लेकिन 1965 से 1965 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको रेगुलरली करवा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रेगुलरली कंडक्टिंग द लायन सेंसस एवरी 5 ईयर। 6, 8 एंड 11 सेंसर विच इज डिलेड बाई ईयर। 6, 8 और 11वां सेंसर जो था एक साल के लिए डिले कर दिया गया था डिफरेंट रीजन से। तो ऐसा माना जा रहा था कि इसको भी डिले कर दिया जाए, क्योंकि पहले भी डिले किया जा चुका है। द 2020 काउंट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। 2015 सेंसस काउंटेड 523 लाइन अप टू 411 टू 2010 में 411 था, वहीं 523 हुआ था इसमें, और 674 हो गया 2020 में। बट 12 लाइन वर किल्ड इन फ्लैश फ्लड इन अमरेली जस्ट मंथ आफ्टर द 2015 सेंसस। 2015 के सेंसस के होने के तुरंत बाद 12 बाघ को मार दिया गया था अमरेली में, एक फ्लड आया था जिसके कारण से। ठीक है, और उसके अलावा फिर करीब 2 दर्जन मर गए थे CDV कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से। ठीक है, उसके अलावा एक और डिजीज आया था बेबेसियोसिस 2018 में, उससे भी कई लोग मरे थे। तो ये सेंसस काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको डिले नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि इतने मतलब कि कई टाइगर यहाँ पे डेथ हो गया था, तो काउंट करना काफ़ी ज़रूरी हो चुका था कि कितने बच रहे हैं, डाटा होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट GST काउंसिल मीटिंग रेट ट्विक्स अनलाइकली कॉम्पेंसेशन फॉलिंग रेवेन्यू ऑफ द एजेंडा। तो यहाँ पे GST काउंसिल का मीटिंग होने वाला है, तो हम लोग GST काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली GST काउंसिल का मीटिंग क्यों होता है, हम पहले ये देख लेते हैं। तो पहले जब हमारे कंट्री में वैट था, सेल टैक्स लगता था, और भी डिफरेंट तरह का टैक्स लगता था, आई थिंक 12-13 तरह का टैक्स हुआ करता था, और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता था। तो यदि वैट को कम या ज़्यादा करना है तो हमेशा पार्लियामेंट में एक बिल लाना पड़ता था, तो उसको संसद से पास करवाना पड़ता है कि वैट को बढ़ाना है, इस चीज़ पे वैट 5% हो तो उसको 13% करना है। तो एक लंबा प्रोसेस हो जाया करता, जिस कारण से टैक्स को बढ़ाया घटाया दोनों केस में पार्लियामेंट में जाना पड़ता था। लेकिन GST काउंसिल जब से आया है, जब से GST आया है हमारे कंट्री में, GST कब आया, तो 1 जुलाई 2017 को आया था, है ना। 101वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत 101st अमेंडमेंट एक्ट के तहत GST लाया गया था। इसी के तहत GST काउंसिल सेटअप किया गया था, यानी GST काउंसिल एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। GST काउंसिल कैसा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें 33 मेंबर होते हैं। 33 मेंबर कौन कौन होते हैं, तो 2 होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो 2 कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे एक वित्त मंत्री होते हैं और वित्त राज्य मंत्री। तो अभी देखा जाए तो निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर 2 आदमी हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ 28 स्टेट है, तो हर स्टेट में एक वित्त मंत्री होते हैं, तो 28 ये हो गया। और 3 यूनियन टेरिटरी हमारे यहाँ ऐसा है जिसके यहाँ मतलब कि विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ये तीनों से 3 आदमी होते हैं। तो कुल मिला के 33 आदमी हो गए, 2 आदमी सेंटर से, 28 स्टेट से और 3 आदमी यूनियन टेरिटरी से। तो 33 आदमी मिल करके मीटिंग करते हैं, वहीं पे तय कर लिया जाता है कि किस पे रेट बढ़ाना है, कहाँ पे टैक्स घटाना है। ठीक है, तो अभी जो होने वाला है 40वां मीटिंग होने वाला है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का। ठीक है, ये था इस न्यूज़ से। तो आज के न्यू डिस्कशन में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।